हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मौर्योत्तर काल के क्रम में हम लोग चल रहे हैं आज पहला व कुषाण को। इसके साथ ही हमारा मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में हमने देखा था कि अशोक के जो उत्तराधिकारी निर्बल साबित हुए। इस प्रकार से भारत में कुछ देशी और कुछ विदेशी साम्राज्य स्थापित हुए। विदेशियों में एवं शक पहला कुषाण थे, तो देशी राज्यों में शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक और खारवेल थे। तो चलिए आज हम लोग पहलो वंश को देखते हैं। पहलो वंश को इंडो पर्थियन भी कहते हैं, इंडो पर्थियन। और पहलो वंश की वो लगभग शकों से क्लेश रहा। जहां जहां शक है वहां पहलव भी है। शकों और पहलवों में द्वंद्व भी होता रहा, लेकिन सामान्यतः इन पे शक हमेशा भारी पड़े। लेकिन अंत में गोर्नो फंडीज जो पहला वंश का सबसे प्रतापी हुआ, इसने शकों को पराजित किया और एक बड़े भूभाग सिंध, पंजाब, कांधार, काबुल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। गोर्नो फर्नीज के बारे में सबसे सटीक जानकारी तख्ते वही अभिलेख। एक सवाल आता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, तख्ते वही अभिलेख कहाँ है? पेशावर में। किससे रिलेटेड है? पहला वंश से। पहला वंश के किस राजा से? स्पेशली गोर्नो फर्नीज से। फिर भी पहला जो माना मिलता है जिक्र, इस वंश का संस्थापक मिथडेट्स था। यद्यप माउस नाम का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद मिथडेट्स का टाइम पीरियड है 171 बीसी से 101 बीसी तक, और इसकी राजधानी तक्षशिला है। मिथडेट्स का क्षेत्र था सिस्तान, जिसे हम लोग शकिस्तान या अफगानिस्तान, हेरात, जेड्रोसिया, ये काबुल, कांधार, अफगानिस्तान वाला इलाका है। तख्ते वही अभिलेख में एक और बड़ा उल्लेखनीय पॉइंट है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक आया। ये समझ लीजिए गोर्नो फर्नीज का टाइम पीरियड है 20 एडी से 46 एडी, और इस प्रकार से यह सेंट थॉमस पहला ईसाई धर्म प्रचारक है भारत में। इसकी तमिलनाडु में हत्या कर दी जाती है। ये भी जिक्र मिलता है कि जो सुविशाख राज्यपाल था गुजरात का, रुद्रदामन का, वो पहलव था। सुविशाख जो क्या नाम सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने, जिसके द्वारा सुविशाख के द्वारा, वह भी पहलव था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसी पहलव राजा को पराजित किया, यह उल्लेख नासिक गुहा लेख में मिलता है। इसके बाद के गोर्नो फर्नीज के बाद के पहलव वंश के राजा निर्बल उत्तराधिकारी हुए, और धीरे धीरे पहला वंश का अंत हो गया और कुषाणों ने इनको सबको रौंद दिया और कब्जा कर लिया। चलते अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश को। तो पहलव से बहुत सवाल नहीं आता, केवल यही पूछा जाता है। इंडो पर्थियन भी कहते हैं। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गोर्नो फर्नीज था। शुरुआती राजा मिथडेट्स या संस्थापक है। हाँ, ये सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया, यह जरूर पूछा जाता है, और तख्ते वही अभिलेख पूछा जाता है बस। कुषाणों को यूची तथा तौचेरियन भी कहते थे। ये यूनानी, उनके चीनी क्षेत्र में नाम है यूची तथा तौचेरियन। कुषाण वंश का पहला राजा कुजुल कड़फिसस था, जिसे धर्म वितत की उपाधि दी जाती। धर्म वितत का मतलब है बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला, मतलब अपने धर्म से अलग, यानी बौद्ध धर्म में आस्था के कारण वहां के लोगों ने इसे धर्म विदत की संज्ञा दी। तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाण वंश का रियल फाउंडर, भारत में वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसस माना जाता है। रियल फाउंडर भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, इसने पेशावर या फिरोजपुर पाकिस्तान में उसको अपनी राजधानी बनाया। सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। यद्यपि सिंबॉलिक रूप से भारत में सोने के सिक्के यवनों ने चलाए, इंडो ग्रीक्स ने चलाए, लेकिन रेगुलरली विम कड़फिसस माना जाता है। एक चीनी ग्रंथ है हाउ हान सू में उल्लेख मिलता है कि विम कड़फिसस ने तिएनचू को जीता। तिएनचू मतलब पंजाब, जिक्र तो है पंजाब और तक्षशिला दोनों को जीता। तो ये सवाल बनता है, तिएनचू का मतलब है पंजाब, और हाउ हानसू में ऐसा उल्लेख है कि विम कड़फिसस ने तिएनचू को जीता। तिएनचू मतलब पंजाब और तक्षशिला का इलाका।
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ, मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ कुषाणा डायनेस्टी इज कनिष्क। तो कनिष्क को हम लोग स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल उसके बाद देखते हैं, कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद हुविष्क, हुविष्क के बाद कनिष्क द्वितीय, कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव फर्स्ट, वासुदेव फर्स्ट के बाद कनिष्क थर्ड, और उसके बाद वासुदेव थर्ड, तो सॉरी कनिष्क थर्ड और वासुदेव थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। यद्यप कनिष्क के बाद ये सब निर्बल साबित हुए और धीरे धीरे नागवंश और गुप्त साम्राज्य बने। गुप्त वंश ने सब पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया। लास्ट में कुषाण केवल मथुरा के आसपास यमुना की तलहटी में सीमित हो गए थे, और हम देखेंगे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य ने पूरे में विस्तार कर लिया, सबको कब्जा कर लिया। फिलहाल कनिष्क को देखते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण 78 एडी में हुआ और 101 ईस्वी तक शासन किया। ये 78 एडी ही शक संवत है, जो आज हमारे पंचांग में है शक संवत। ये 78 ईस्वी कनिष्क का राज्यारोहण की डेट है इसकी, जिस दिन वो राजा बना। कनिष्क ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण यही है कि उसका राज्य कहां कहां तक था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, पाटलिपुत्र तथा दक्षिण भारत तक। इतने विशाल भूभाग पर कनिष्क ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। शायद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा राजा है जो इतने बड़े भूभाग पर अकेला राज्य स्थापित किया। कनिष्क के संबंध में एक रवतक अभिलेख है जो अफगानिस्तान में, रवतक अभिलेख। इसमें चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, साकेत नगरों का जिक्र है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। इसने सिल्क रूटों पर कब्जा कर लिया। 3 सिल्क रूट थे उस समय, तीनों सिल्क रूटों पर कब्जा कर लिया। सिल्क रूटों पर कब्जा का मतलब है भारतीय क्षेत्र से यूरोप की तरफ व्यापार करने वाले सभी मार्गों पर इसका कब्जा था। मथुरा तथा पेशावर 2 शहरों के इसने अपनी राजधानी बनाया। उस समय मथुरा को देवकुल कहा जाता था, तक्षशिला को सिरकप कहा जाता था, कश्मीर को कनिष्कपुर कहा जाता था। ये भी सवाल आता है। तो कनिष्क से ढेर सारा सवाल आता है। कनिष्क एक योद्धा होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसके दरबार में रहने वाले बहुत से विद्वान हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आता है यहीं से, कनिष्क को लेकर के मैक्सिमम सवाल यहीं से है। ये जो दरबारी हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं अपने अपने फील्ड के। कभी कभी इनका जो नॉलेज का फील्ड ऑफ नॉलेज है उससे मैच कराने को आता है। कभी कभी इनकी लिखी हुई किसी किताब पे पूछ दिया जाता है, इस टाइप से। जैसे अश्वघोष राजकवि है, कोर्ट पोइट है। इनकी लिखी हुई किताबें क्या है? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, चरक चिकित्सक हैं, चरक संहिता लिखा है इन्होंने। चरक संहिता, चरक कितना बड़ा नाम है। आज भी आयुर्वेद में चरक संहिता सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है। बीएमएस की जो डिग्री लोग करते हैं, चरक संहिता कई टुकड़ों में 4 साल पढ़ाई जाती है। संगरक्ष कौन है? पुरोहित हैं। नागार्जुन एक दार्शनिक विद्वान है जो शून्यवाद के जनक। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने तो बहुत बाद में दिया। उस समय, जिस समय की बातें हो रही हैं, पहली शताब्दी 78, कनिष्क का शासन काल है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। और उस समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी नागार्जुन ने, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये सवाल 50 बार आ चुका है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। नागार्जुन को किसने कहा? मैडम ब्लावाटस्की ने, हेनरी मैडम ब्लावाटस्की ने इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा। वसुमित्र कौन है? चौथी जो बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, उसके अध्यक्ष थे ये वसुमित्र। बौद्ध विद्वान है। पार्स बौद्ध विद्वान की सलाह पर ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, यानी पार्स की रिकमेंडेशन पे हुई चौथी बौद्ध संगीत, और किसकी अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र की। हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे 5 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। होता यह था कि कुछ बरस बीतने के बाद सारे बौद्ध विद्वान इकट्ठे होते थे, कोई रचना लिखी जाती थी या उसे प्रमाणित किया जाता था।
तो बौद्ध धर्म में हम लोग इन संगीतियों को पढ़ेंगे। बहुत हिट सवाल भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान पर सवाल बहुत आता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कुषाणों का भारतीय कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कुषाणों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है मूर्ति स्थापत्य कला के क्षेत्र में। प्रीलिम्स में भी सवाल आता है आर्ट एंड कल्चर में, और मेंस में भी सवाल आता है, लगभग सारी परीक्षाओं में सवाल आता है। तो कुषाणों का भारतीय स्थापत्य कला में, ये मूर्ति कला में विशेष योगदान है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। ये गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली क्या है, तो थोड़ा कंसेप्ट ये है। गांधार कला शैली में क्या है कि कंटेंट इंडियन है और स्टाइल यूनानी है, ग्रीक है। तो गांधार कला शैली ऐसी मिश्रित शैली है जिसका विषय वस्तु भारतीय है, पर उनका स्टाइल है वो यूनानी है, ये ध्यान रखना है। जैसे बौद्ध भारतीय कंटेंट है या देवी देवताओं के चित्र। एक बात, इसका विषय क्या है, केवल बौद्ध की मूर्तियां बनी गांधार कला शैली में। इसमें क्या मिश्रित हिंदू, बौद्ध, जैन सब की बनाई गई। क्षेत्र की अगर बात करें तो ये मोस्टली पेशावर, जलालाबाद, तक्षशिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मथुरा कला शैली मथुरा के आसपास। केवल जो मूल अंतर है वो ये है, इसको जरूर हाईलाइट कीजिए। इसको अगर नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। गांधार कला शैली में क्या है, भौतिकता का ज्यादा दिखावा है। कभी आप थोड़ा गूगल पे जाइए तो देखेंगे बौद्ध की मूर्तियां बहुत सुंदर, बहुत कपड़े भी एकदम गोल्डन सलवट पड़े हुए, बढ़िया कपड़े पहने हुए, सुंदरता, आभा मंडल, पहनावा, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जबकि मथुरा कला शैली में भौतिकता का कोई ध्यान नहीं, आध्यात्मिकता की ओर, बिल्कुल सिंपल सीधे हाईवे पे मथुरा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। जो मथुरा में बुद्ध की बैठी मूर्ति है, बुद्ध की पहली मूर्ति है, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा में है। और सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं गांधार कला शैली की, मैक्सिमम यहां पे मिलती हैं, लेकिन पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में निर्मित है। अपोलो देवता से समानता महात्मा बुद्ध की गई है, जो सूर्य के समान है। यूनानी जो अपोलो देवता है, भारतीय सूर्य देवता के समान है, उनसे समानता की है। गांधार कला शैली में काला स्लेटी पत्थर इस्तेमाल हुआ है, जबकि मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ। प्रीलिम्स में तो ढेरों सवाल यहां से बन जाएंगे, मेंस में लिखने को तो मोटे मोटे वही 3-4 पॉइंट है कि ये आध्यात्मिकता की ओर झुकाव लिखे हुए हैं। सुंदरता, पहनावा, ओढ़ावा, उस पर कोई ध्यान नहीं है। जबकि गांधार कला शैली सुंदरता, आभा मंडल, पहनावा का विशेष ध्यान रखता है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले इलाके में, ये मथुरा वाले इलाके में। इसमें केवल मतलब बुद्ध की मूर्तियां हैं, केवल इसका विषय बौद्ध है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सबकी बनाई गई हैं। ये काले स्लेटी पत्थर इस्तेमाल हुआ है, इसमें लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और बहुत अच्छे सवाल होते हैं। तो लगातार वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। रुकते यहीं, मिलते हैं कल। धन्यवाद।